क्या चीज? उनको क्या घबराहट है? जयंत चौधरी जी हमेशा रहेंगे। किसान की बात किसने? एसके। तो हमें खुशी है कि किसान अगर किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। किसान का कोई भी संगठन जो किसान की आवाज उठा रहा है, किसान के हित में बात कर रहा है और अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, तो हम उसके साथ हैं। बीजेपी 3 कानून के साथ साथ कुछ भी कर सकती है। जो दरवाजे खटखटा रहे हैं उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि गैस सिलेंडर कितना महंगा कर दिया। और हमें लगता है कि आपके शहर में भी जानवर घूमते होंगे सड़कों पर। इतने बड़े पैमाने पर सांड से एक्सीडेंट से कोई नहीं मरा जितने उत्तर प्रदेश में मर गए। मैंने भी आंकड़े निकाले थे, लगभग 100 पहुंच गए लोग। मिशन यूपी के नहीं, आपका ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि अगर किसान उत्तर प्रदेश में आ रहे हो, किसान संगठन, तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने आ रहे होंगे। नहीं, हमें वो कोई विधानसभा तो लड़ नहीं रहे। अरे भाई रुक जाओ, वो जितने भी किसान संगठन आ रहे हैं अंतोगतवा भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं। किसान के पक्ष में, किसान की भावना को समझते हुए किसानों के सामने जो संकट आने वाला है, आप बताइए यहाँ जितने लोग हैं, आप टीवी पे प्रचार देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं प्रचार, और प्रचार को देख करके हम लोग वहां से तेल खरीद लेते हैं खाने वाला, जो रिफाइंड ऑयल खरीद लेते हैं हम लोग। हमारे सरसों का तेल ज्यादा स्वस्थ है। हमारे सरसों के तेल की न किसानों को कीमत मिल रही सरसों की, और वही किसान जब सरसों का तेल खरीद रहा तो बताओ 200 से पार खरीदा कि नहीं खरीद रहा। समाजवादी लोगों की कोशिश रहेगी कि सरसों का तेल अगर सस्ता करने के लिए हमें किसानों को ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ी या सरकारी प्लांट लगाने पड़े तो लगाने का काम करेंगे, जिससे सस्ते में सरसों का तेल उपलब्ध हो जाए। पीछे कोई पूछना चाहता है? महिला एमएसपी पर खरीदा जाएगा और एमएसपी के प्रोक्योरमेंट के लिए, एमएसपी से खरीद के लिए सरकार में व्यवस्था की जाएगी। वहीं प्रोक्योरमेंट कैसे हो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, खरीद की भी जगह जगह केंद्र बनाए जाएंगे। और मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा मंडियों में काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो समाजवादी सरकार में मंडी, चाहे साहिबाबाद की हो, चाहे नोएडा गाजियाबाद में हो। और हमने तो बाबा रामदेव जी को भी 500 एकड़ जमीन दी थी कि जिससे वो एक बड़े कुछ कारखाना लगा दें या मंडी जैसी व्यवस्था पैदा कर दें, जिससे शहर में फल, सब्जी, अनाज समय पर मिल जाए। आपके शहर में न जाने कितना दूध आता होगा, न जाने कितनी फल सब्जी आती होगी, न जाने कितना अनाज आता होगा। तो अगर वो लोग जो बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, वो किसान तक मुनाफा कैसे पहुंचे, उसका इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। वो महिला पत्रकार है, एक महिला पत्रकार का सवाल है। इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का नारा है भाईचारा नारा है। इस बार किसानों का नारा है ताकत हमारी भाईचारा है। इसलिए इनके नफरत के कोई मुद्दे नहीं चलने वाले। नफरत में अपनी माताएं, बहनें और खासकर महिलाएं जो भागीदारी लोकतंत्र में बराबर चाहती हैं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाएं और अपनी बहनों के लिए, उनके स्वास्थ्य के, उनकी सुरक्षा को लेकर के और वो सशक्तिकरण की दिशा में अगर हमें कोई काम करना पड़ा है तो किया है, चाहे वो
सुरक्षा को लेकर के जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी एप्रिसिएशन किया था 1090, वहीं बड़े पैमाने पे जो हमारी बहनें थीं उनको लैपटॉप मिला था, गरीब महिलाएं थीं उन्हें समाजवादी पेंशन से जोड़ा था, और विशेष गर्भवती महिलाएं और महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चलाई गई थी, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा को लेकर के आने वाले समय में अपनी माताएं बहनों के लिए, बेटी बहन और मां तीनों के लिए एक विशेष योजना लेकर के मैनिफेस्टो में हम आएंगे। आप न्यूट्रिशन मिशन भी हाँ, न्यूट्रिशन मिशन। इस बार मैंने कहा हमारे विशाल वर्मा लड़ रहे हैं, और मुझे याद है कि ये सीट किसी और ने मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने विशाल वर्मा जी को दे दी। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां आप गठबंधन देख रहे हैं, किसानों का गठबंधन, पुराने किसानों के नेताओं का गठबंधन देख रहे हैं, वहीं आप देखेंगे समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी भी मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है जो संविधान से खिलवाड़ हो रही है। क्या 1 मिनट उनका सवाल। हमारी संयुक्त लड़ाई 403 सीटों पे है और दोनों पार्टी के और भी हमारे साथ दल हैं, सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। जीतने के बाद जाएंगे, जीतने के बाद हम बुलाएंगे। अरे एक एक पूछिए, हम जा नहीं रहे कहीं हैं। इस बार देखिए, ये गाजियाबाद बड़ा शहर है, और ये जो आपके कई काम जो गाजियाबाद में हुए, चाहे फ्लाईओवर बना हो, चाहे सब स्टेशन बनाए हो, चाहे आपका अस्पताल बनाए हो, चाहे खोड़ा जैसी जगह को नगर पालिका बनाया हो, या और सुविधाएं दी हो, पार्क बनाए हो, मेट्रो का बनाया हो, ये हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि ये शहर बड़े शहरों में है, इस शहर को अच्छा बनाना और आज के हिसाब से शहरों में सुविधाएं देना, क्योंकि जहां अथॉरिटी है वहीं बड़ा शहर भी है, उद्योग कारखाने हैं। मैंने शुरू में कहा आपसे कि यहां पर एक बहुत पुरानी साइकिल की फैक्ट्री चलती थी जो बंद हो गई। अगर हमें विशेष कुछ पैकेज देना पड़ा, एक और एमएसएमई जो हमारे छोटे उद्योग वाले हैं, जरूरी ये है, हमारा स्वार्थ और लालच ये है कि अगर कारखाने चलेंगे तो रोजगार और नौकरी मिलेंगी, तो हम यहाँ के उद्योग कारखाने, यहाँ के लोगों को सुविधा देना चाहते हैं जिससे रोजगार नौकरी मिले और उत्तर प्रदेश संपन्न हो, और रेवेन्यू जब यहाँ से मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में और जगह भी काम कर सकेंगे। पूछिए क्या। जो आपके पास सुझाव वो कर देंगे, और डायल 100 वाली जो गाड़ियां हैं 2 विशेष पत्रकारों के लिए चलवा देंगे। क्या कह रहे हैं? 1 मिनट, क्या कह रहे हैं? ऐसे कुछ नहीं सुना देगा। एक मिनट, एक भाई बोलो। माइक उन्हें दे दो। अरे जो आपकी सुविधा के लिए, 1 मिनट, आपकी व्यवस्था बना ले, माइक देना, लेकिन एक ही लोग बोलना और दूसरे को दे देना। 15 दिन का भुगतान एक ही रखना। एक जयंत जी, गन्ने का भुगतान, जयंत जी, गन्ने, 1 मिनट पत्रकार साथी, 1 मिनट जाना, 1 मिनट, बहुत जरूरी बात कही है। 1 मिनट। हमारे पत्रकार साथी ने पूरे पहले चरण के चुनाव और दूसरे चरण के चुनाव और आखिरी चरण और उससे पहले के चुनाव की महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। अक्सर सरकारें ये कहती हैं कि किसानों का समय पर भुगतान होगा। मैं अपने पत्रकार साथी के सवाल के माध्यम से और आपके सहयोग से पूरे के पूरे किसानों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि अलग से अगर फार्मर्स फंड भी बनाना पड़ा, फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाना पड़ा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाना पड़ा, तो अलग से फंड बना करके किसानों को चीनी मिलों के सामने धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा।
15 दिन के अंदर उनका गन्ने का भुगतान कराया जाएगा। और उसका उदाहरण ये है, क्योंकि पहले भी एक बार जब संकट आया था तो 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के समाजवादी सरकार में किसानों के गन्ने का भुगतान कराया गया था। जो हमारा पुराना काम है, जैन जी, जो पुराना काम है वो भरोसा वाला। 28 जनवरी की रात को पिछली साल राकेश टिकैत जी यूपी बॉर्डर गाजीपुर पर रोए थे, जहां पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर भाजपा प्रत्याशी हैं, वो क्या किसानों को उठाने के लिए गए थे। आपके लोनी प्रत्याशी मदन भैया ने उनको समर्थन दिया था। क्या आपको लोनी विधानसभा से किसानों को क्या समर्थन मिलेगा? नहीं, ये तो कोई सवाल नहीं है। हम तो पहले दिन से किसानों के साथ खड़े हैं। अखिलेश जी, इसमें किसी किसान को शक नहीं हो सकता। अखिलेश जी, पत्रकार अखिलेश जी 2017 में अब माइक आ गया उनके हाथ में, जिनके हाथ में माइक है। 2017 में यूपी के लड़के थे, अब किसान के बेटे हैं, बीच में बहन जी भी आ गई थी। आखिर विनिंग कॉम्बिनेशन कब मिलेगा आपको? देखिए मेरे पत्रकार साथी, ये जो गठबंधन है ये जमीन का, किसानों का, गरीबों का गठबंधन है। इस बार इसका परिणाम आएगा। अखिलेश जी, एक सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण देना चाहती है, केंद्र सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। यदि आपकी सरकार आती है तो ओबीसी वर्ग के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, जिस समय कोर्ट ने, आपको अच्छी तरह याद होगा, नीट को लेकर के पूरे देश में हलचल थी और भारतीय जनता पार्टी को एफिडेविट देना था उनकी सरकार को कोर्ट में एफिडेविट देने से पहले उन्हें स्वीकार करना पड़ गया था आरक्षण को लेकर के। जो आरक्षण का सवाल है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो मूल भावना है आरक्षण की, उस पे हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना अगर नहीं होती है तो बहुत सारे लोग ये फैलाते हैं किस जाति ने कितना छीन लिया। इसलिए मूल भावना पर और जाति जनगणना की जाएगी। अखिलेश जी, आपने युवाओं के लिए घोषणा की है, आपने और वर्गों के लिए घोषणा की है, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की। जीएसटी से परेशान है व्यापारी, कोरोना में उनके कारोबार भी बहुत ठप हो गए हैं। मैं बड़ी संख्या में व्यापारियों की जान गई है, कुछों ने आत्महत्या की है। इसीलिए मैंने कहा एमएसएमई को और जीएसटी का सरलीकरण हो, क्योंकि जीएसटी में इतने अमेंडमेंट हो गए। ये व्यापारियों को परेशान करने के लिए जीएसटी है कि व्यापारियों को सुविधा देने के लिए जीएसटी है? इसलिए मैं अपने पत्रकार साथी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो जीएसटी में क्या आसान तरीके से सरलीकरण हो, हमारे व्यापारी को उसमें उलझना न पड़े, उलझा न रहे, वैसी व्यवस्था करने का काम होगा। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो पलायन करना पड़ेगा, मुनव्वर राणा ने कहा है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? पास ले जाओ मुंह। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पलायन करना पड़ेगा, मुनव्वर राणा ने कहा है, इसको लेकर? अरे भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने वाला है, राजनीतिक पलायन। इस बार किसान नौजवान तैयार हैं इनको हटाने के लिए। अखिलेश जी इधर सामने अखिलेश जी, 1 मिनट। वरिष्ठ पत्रकार, बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पहले मुजफ्फरनगर गए, शुरुआत नहीं, देखिए किसानों की तरफ। ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी हम दोनों ने मिलकर के सबसे पहले मुजफ्फरनगर से शुरू किया कार्यक्रम, और इसलिए किया कि वो गन्ने का क्षेत्र है, वहां के किसान समय समय पर आंदोलन करते हैं। आज सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो किसान है। सोचिए कितनी मेहनत करता है, और उसके बाद जब गन्ना तैयार हो जाए तो कीमत नहीं मिल रही। महंगाई की सबसे ज्यादा मार किसान पर है, ये खाद नहीं दे पाए, कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पाए, आज बिजली का बिल कितना आ रहा है, जो कमाई हो रही है। और सोचिए आप सबके अकाउंट हैं, आप सब लोग बैंक में जाते होंगे, आप सोचिए कितना फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट था, आज क्या पहुंच गया। जब लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ेगी
और कमाई नहीं होगी। अगर कमाई आधी हो जाए और महंगाई दोगुनी हो जाए तो बताओ किसान कैसे खुशहाल होगा। इसलिए किसान इस बार महंगाई के खिलाफ खड़ा है और अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए नीतियां और कार्यक्रम चाहता है। अखिलेश जी ये सवाल है मुजफ्फरनगर से अमित अरे ऐसे तो हमारे सुन ही नहीं पाएंगे। अखिलेश जी एक सवाल है मुजफ्फरनगर में अभी अरे माइक दिया, माइक भी नहीं चल रहा। माइक कहाँ है? मुजफ्फरनगर में अमित शाह घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जात पात और दंगे की राजनीति करती है गठबंधन। जात पात और दंगे की राजनीति करती है। अरे वो कुछ नहीं जानते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, एक बार एक इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए। देखिए एक मेरा आपसे यही कहना है, उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने मन बना लिया। उत्तर प्रदेश में कोई सरप्राइज आने वाला नहीं है। यहाँ पर मन बना लिया है कि सरकार बनने वाली है। लोग कहते थे कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, यही तो एक कहते थे कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, पर देयर इज ए डेफिनेटली अल्टरनेटिव। हम बैठे हैं दोनों लोग। अखिलेश जी इधर अखिलेश जी, बीजेपी का कहना है कि भयमुक्त माहौल सपा दे दी, लेकिन सबसे ज्यादा दागी नेताओं को टिकट इतना तो लोकसभा में हंगामा नहीं होता भाई। अच्छा इतना तो लोकसभा में हंगामा नहीं होता भाई। अखिलेश जी इधर महिला अखिलेश जी आपका कहना है कि भयमुक्त माहौल हम देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दागी नेताओं को टिकट देने वाली सपा सरकार बननी है। कौन पूछ रहा है? इधर अब पूछिए। आपका कहना है कि हम भयमुक्त माहौल देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दागी नेताओं को आप टिकट दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है? अरे भाई ऐसा नहीं। अरे भाई तुम पढ़ तो लेते। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है उसमें 82 लोग ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आप बता दो, एक आध गलती से आ गया होगा, और वो भी वैसे आया है जिन पर मुकदमे लगाए सरकार ने। और दूसरा बताओ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों पे कितने मुकदमे थे? पुरानी बातें भूल जाओ। बताइए, देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप, जीप चढ़ा दी, कुचल दिए किसान, सबको रक्त रंजित कर दिया, और आज वो महिमा मंडित हो रहे हैं उनकी पार्टी, उनकी सरकार में। तो पुराना भूल जाइए, सोचो आज के समय का। मैं कानून व्यवस्था पे एक और बात कहना चाहता हूं, 1 मिनट। सर कौन सर एक सवाल इधर से कौन कह रहा है? योगी। अरे सर आप धोलाना का पूछ रहे हो? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, चाहे धौलाना हो, साहिबाबाद हो, मोदी नगर हो या गाजियाबाद, और जितनी भी विधानसभा हैं, इनको विकास की गति देने का काम समाजवादी और आरएलडी की सरकार में होगा। सर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। मुरादाबाद जोड़ करके सर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। 21 लाख लोगों को लेकर के आईटी सेक्टर में एक रोड मैप आपने दिया है। आगे आने वाले दिनों में बाकी लोग के लिए क्या रोड मैप है? रोजगार पूरा बोल दीजिए। थोड़ा पास लगा के बोलो यार। बोल दिया सब है। सारी को मुरादनगर को भी विकास गति देंगे। बताइए। मैं ये कह रहा था कि 21 लाख लोगों के रोजगार के लिए एक रोड मैप आपने दिया है आईटी सेक्टर में, बाकी बहुत सारे लोग अभी बेरोजगार लोग हैं। आपको सुनना चाह रहे क्या रोड मैप है बाकी लोगों के लिए? मैं सभी पत्रकार साथियों के साथ जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अभी पिछले दिनों 22 तारीख को मैंने कहा था कि केवल आईटी के सेक्टर में, केवल आईटी सेक्टर में समाजवादी सरकार बनने पर 22 लाख नौजवानों को क्वालिटी और अच्छे रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में लगभग 11 लाख रिक्त पद खाली हैं। समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन और हमारे बहुत सारे सहयोगी दलों के साथ जो सरकार बनेगी, सबसे पहले सरकारी रिक्त पदों को भरा जाएगा।
तो आप हिसाब लगा लीजिए, अगर 11 लाख वो हैं जो मैं मैनिफेस्टो में कहूंगा, लगभग 11 लाख रिक्त पद हैं, 22 लाख तो केवल आईटी सेक्टर में था। और अगर आईटी सेक्टर को ध्यान से देखा जाए, मैं जब आ रहा था सड़क से तो मैं देख रहा था महिंद्रा टेक की एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की जो ये कानून व्यवस्था को सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी गई 100 नंबर, जो अब डायल 100-112 हो गया, इसका जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हुई है, वो महिंद्रा टेक पार्टनर है इसका। शायद आप में से लोग नहीं जानते होंगे, या जिन्होंने फॉलो की होगी न्यूज वो जानते होंगे, ये बीजेपी वालों ने महिंद्रा टेक वालों को भी परेशान किया था, और इसलिए परेशान किया कि इन्होंने अच्छी व्यवस्था क्यों दे दी। आप जाकर के उनके अधिकारियों से पता करना। अखिलेश जी एक सवाल मेरा है। अखिलेश जी अखिलेश जी एक सवाल मेरा है। ये वेस्ट यूपी का चुनाव है, पहले चरण का चुनाव है। वेस्ट यूपी में 2 मुद्दे हमेशा गूंजे हैं। अरे बुलाया तो शादी वाले घर में है, आरएलडी का भाई, एक हरित प्रदेश का आरएलडी का मुद्दा रहा है पहले। ये शादी वाले कार्यक्रम में बुलाया आपने, ये पंडाल जो है ये शादी वाला है। मैं अखिलेश जी एक सवाल वेस्ट यूपी का पहले चरण का चुनाव है, 2 मुद्दे हमेशा रहते थे, एक हाईकोर्ट बेंच का और दूसरा हरित प्रदेश का। आरएलडी का हरित प्रदेश का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहा है, ये दोनों मुद्दे गायब हैं। हम दोनों लोग मिलकर के बैठ के बात कर लेंगे। ये जो मुद्दे महत्वपूर्ण आपने उठाए हैं, बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं। हमारे लिए सबसे सेंसिटिव बात यह है कि जिन्होंने किसानों को अपमानित किया है, किसानों को जीप से कुचला है, उनको सबक सिखाएं, पहले हटाएं और उत्तर प्रदेश से भगाएं। दूसरा, समाजवादी पार्टी और आरएलडी प्राथमिकता पे ये सवाल बड़े हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश को ऐसी एक्सप्रेसवे दे दें, ऐसी सड़कें दे दें कि गाजियाबाद का भी व्यक्ति अगर लखनऊ जाना चाहे तो 4.5 घंटे में पहुंच जाए। बताओ, हमारे बनाए हुए एक्सप्रेसवे पे और पुरानी सरकार के बनाए हुए एक्सप्रेसवे में अगर ठीक से चले तो 5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते। तो आने वाले समय में ऐसी एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे जिससे यहां के लोगों को लखनऊ या कहीं भी जाना हो तो 5-6 घंटे में आराम से पहुंच जाए। विकास में पश्चिम को पूरी भागीदारी मिलेगी। अगले जी सामने